हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि आप लोगों को पता है कि अपकमिंग जो आने वाली वैकेंसी है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 1,10,000 वैकेंसी आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें भी जो है इस बार जो है 6 to 8 शामिल है। आप लोगों को पता है कि जो पिछली बार की वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी, लेकिन वहाँ पे 6 to 8 वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 6 to 8 क्लास वालों के लिए, जिसमें बीएड वाले कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा हताश होना पड़ा था, बहुत निराशा का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है अपकमिंग जो वैकेंसी है, इसमें मैं बता दूं कि लगभग 32,000 जो है वैकेंसी आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आप जो है यहाँ पर इस जो आप लोगों को बताया गया है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 3 नवंबर से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो है शुरू हो सकता है। 3 नवंबर से। अब देखते हैं कि 3 नवंबर को क्या होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं टाइमली आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। लेकिन अभी जो कैंडिडेट है सबसे ज़्यादा परेशान है कि ये जो वैकेंसी आ रही है 6 to 8 का, अगर उनको टीचर बनना है और उन्होंने बीएड किया हुआ है, सीटेट पेपर 2 उनका क्लियर है, तो वो कैंडिडेट किस सब्जेक्ट से अप्लाई करें। अगर उन्होंने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, हिंदी, इंग्लिश, तो उनका जो है किस सब्जेक्ट से, उनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। डिटेल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी हर एक कैंडिडेट की, सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी जो बीपीएससी के द्वारा बताई गई है। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो बीएलएड, डीएलएड और बीएड, ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड एक बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप, और वो भी ऑथेंटिक, तो आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज देखिए, कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को, सिर्फ ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर यहाँ से आप लोगों को चीज़ें लगता है कि क्लियर हो रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप सपोर्ट। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ और टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को अपडेट करती रहूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जो है अब एक चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जो बीए, जिन्होंने बीए किया हुआ है, ठीक है, और जो बीएससी वाले कैंडिडेट हैं, बीएससी, इनका कहीं ना कहीं चीज़ें जो है क्लियर होती हैं। बीए वाले कैंडिडेट जो है एसएससी के लिए एलिजिबल होते हैं, बीएससी वाले कैंडिडेट जो है साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, इनका क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे फंसता कौन है, बीकॉम, ठीक है, उसके बाद जो है बीटेक, जो इनका बीटेक है, और जो बीसीए वाले कैंडिडेट हैं। और कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश वालों के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हिंदी इंग्लिश ऑनर्स से ही होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगी, तो बस समझिएगा और लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं तो आप लोगों को ये देख सकता है कि ये इनकी ऑफिशियल जब पहले इन्फॉर्मेशन आई थी, इनकी साइट से ही ये निकाला गया है चीज़ें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो हिट लाइक बटन एंड कीप सपोर्ट। ठीक है, 6 to 8 के लिए मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि, मतलब कि कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। अगर गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक चाहिए, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक चाहिए, और भाषा। ठीक है, इन 3 चीज़ों के लिए जो है आप लोगों को 6 to 8 में जो है वैकेंसी आएगी। अब यहाँ पर जो है कौन ये गणित और विज्ञान का भर सकता है, कौन सामाजिक विज्ञान से और कौन भाषा से भर सकता है, अब इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपने 6 to 8 के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा आपने चुना है, अगर आप हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो है अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप याद रखिएगा आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपका 2 साल अगर हिंदी पढ़ा है आपने, तो आप हिंदी के लिए जो भी एलिजिबल है। तो ठीक है, सब्सिडरी एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा है, तो वो जो है आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का वो जो है एलिजिबल माना जाएगा, चाहे वो हिंदी हो या चाहे आपका इंग्लिश हो। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश है तो आपका या तो बीए आपका ऑनर्स होना चाहिए, या तो आप प्रोग्राम भी रहा है तो आपका हिंदी इंग्लिश 2 साल अगर आपने पढ़ा है तो आप जो है उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूँगी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लिए। याद रखिएगा अगर आप सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं, एसएसटी का अध्यापक बनना चाहते हैं, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है स्नातक स्तर पर, मतलब ग्रेजुएशन में, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, आपका सोशोलॉजी जो होता है, गृह विज्ञान जो होम साइंस होता है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका 3 साल में होना चाहिए। याद रखिएगा कोई भी 3 साल में आपने इनमें से 2 सब्जेक्ट जो है आपका पढ़े हुए होने चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हैं, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट 3 साल में से
किसी भी साल में 2 सब्जेक्ट इनमें से 2 को आपने पढ़ा है तो आप जो है सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। इधर उधर की बातों पे लोगों का ध्यान मत दीजिए। आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो ऑथेंटिक है, अगर आप लोगों का मान लो कि इतिहास और भूगोल आपने 2 साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल है। राजनीति शास्त्र इतिहास है तो भी आप एलिजिबल है। भूगोल राजनीति शास्त्र तभी भी एलिजिबल है। आपका गृह विज्ञान और सोशोलॉजी है तो भी आप जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे। आपका जो है साइकोलॉजी और होम साइंस है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोगों का इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट है तो आप जो है सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर आप 6 to 8 के लिए गणित का अध्यापक या विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको जो है गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई भी 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए। आप अगर साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हो सकता है रसायन और जीव विज्ञान हो तो आप एलिजिबल है। गणित और रसायन भी होगा तो भी आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। गणित विषय के लिए भी आपका गणित और भौतिक होगा तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। रसायन और गणित होगा तो भी आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब इनमें से कोई सा भी 2 विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप चाहे मैथ्स का टीचर आपको बनना हो या आपको साइंस का टीचर बनना हो, आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पे तो इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने बीकॉम किया है, ठीक है, बीकॉम किया है और उन्होंने क्या कर लिया, बीएड। ठीक है, कई कैंडिडेट ऐसे बीटेक करते हैं फिर उनका मूड चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो बीएड कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम टीचर बने, लेकिन इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बीटेक वाले जो हैं उनका जो है अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा तो कहीं ना कहीं साइंस सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो बीटेक वाले कैंडिडेट जो है ये साइंस में जाएंगे। ठीक है, और बीकॉम वाले कैंडिडेट क्योंकि बीकॉम में जो है इकोनॉमिक्स हो जाती है इनकी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो है बीकॉम वाले अपना जो बीकॉम करते हैं तो इनका जो है कहीं ना कहीं ये बीएड करते टाइम जो है एसएसटी लेते हैं। ठीक है, एसएसटी लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपका 2 साल इनमें से कोई सा मतलब आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स के साथ इनमें से भी अगर कोई सब्जेक्ट 2 आपका मैच करना चाहिए जो है ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर नहीं है तो आप नहीं एलिजिबल है। अगर इनमें से है तो आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, आप तभी आपकी जो योग्यता है वो याद रखिएगा 2 सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। तो बीकॉम वाले को उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बीकॉम वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ जो है वो जो है आप लोग पहले से ही क्लियर करके चलना, ये नहीं कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आए। एक चीज़ और एक प्रॉब्लम आती है बीसीए वाले कैंडिडेट के लिए। बीसीए वाले कैंडिडेट मुझे लगता है कंप्यूटर के लिए जो है एलिजिबल माने जाते हैं, तो इनके लिए अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है। ठीक है, देखते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन में मतलब जब आपने ग्रेजुएशन किया था, बीसीए किया था, तो उस टाइम पे अगर आपका साइंस में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है साइंस का भर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के लिए भी एलिजिबल हैं और लेकिन अगर आपका साइंस वाले सब्जेक्ट में से कोई 2 मैच करता है तो आप जो है साइंस के साइड जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को कोई सजेशन भी देना हो तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश रहूँगी कि आप लोगों के सजेशंस जो है उस पर भी मैं काम करूँ, और सबसे बड़ी बात जो है आप लोग अगर क्वेश्चन है तो उसका भी मैं जो है टाइमली आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। कीप सपोर्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं जो है मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग कोई मतलब देखने वाला ही नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से सही जानकारी लेकर आऊँ और जो भी इससे रिलेटेड एक एक चीज़ है वो आप लोगों को बताती रहूँ। और हाँ, अगर CTET और UP-TET की कोई बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि लोगों को जो है इसके बारे में पता चल सके। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन लीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता की, जो कि बीएड, डीएलएड और बीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनकी योग्यता क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 नवंबर को फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को आपकी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता न्यूनतम होगी, मतलब कि स्नातक किसी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री हो, जो आपका ग्रेजुएशन हो, उसके साथ जो है प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से हो, ये भी चलेगा आपका। ठीक है, 2 वर्ष का अगर आपका डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। और उसके दूसरा बोल रहा है कम से कम 50% जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। याद रखिएगा 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, स्नातकोत्तर या बीएड उसके साथ होना चाहिए। अगर आप लोगों का बीएड है तो वो आप लोगों का जो बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 50%। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका न्यूनतम 45% अंक है स्नातक में, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपका
45% मार्क्स हैं। और आप शिक्षा शास्त्र में किसी एक वर्ष स्नातक किए हुए हैं, मतलब बीएड किए हुए हैं, जो आपकी एजुकेशनल डिग्री है वो आपकी क्या है, बीएड है। तो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का जो है एलिजिबल माना जाएगा। इनमें से जो भी आपकी योग्यता साबित होती है आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहने का मतलब है 12th अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय। अगर आप कई बार होता है कि 12th करके लोग जो है क्या कर लेते हैं, BLED, है ना, यही करते हैं ना, BLED कर लेते हैं। तो जो 12th होना चाहिए वो 50% मार्क्स से होना चाहिए और उसके साथ BLED किया होना चाहिए। अगर 50% जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है, 12th में आपका 50% है और उसके साथ आपका BA, BSD या BEd या BSc ED है, तो आप जो है योग्य होंगे। मतलब 12th के बाद कई लोग जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12th करने के बाद इसके समकक्ष 4 वर्षीय जो है BA जो होती है, 4 साल वाली BA, उसकी बात कर रहे हैं। फिर BSc ED होती है, फिर BEd होती है और फिर BSc ED होती है। ठीक है, तो ये अगर इनमें से आपका कोई सा भी है तो वो आप जो है एलिजिबल है। इसके बाद जो है 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्षीय जो BEd है, अगर विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन, तो उसके साथ भी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 55% अंक के साथ अगर आपका जो है स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय कोई भी BEd एमएड हो तो आप उसके लिए भी जो, अगर मान लो स्नातकोत्तर किया हो और उसके साथ जो है BEd आपका हो, एकीकृत BEd या एमएड किया हो, तो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। तो इसमें से जो भी आपकी न्यूनतम अर्हता है, मतलब कि न्यूनतम जो है एलिजिबिलिटी है, उसको देखते हुए आपकी जो भी एलिजिबिलिटी बैठती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। BEd DLED और BTC, यहाँ पे मैं BEd DLEड और BEd वालों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई भी इसमें आपको डाउट हो, जो आपकी ये योग्यता है, अगर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया हो या मेरे बोलने में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, हो सकता है कि कुछ इधर उधर वर्ड्स हो गए हो, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपने हर एक योग्यता, जिसकी जो भी योग्यता वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप कई बार होता है कि आप योग्यता आपकी सही नहीं हो रही होती है, लेकिन आप इतनी मेहनत कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिर आप लोगों को पछताना पड़ता है। इसलिए जो पहला स्टेप है वो आप सही लीजिए, मैं यही गाइड करूँगी। ठीक है, मैं जो भी मेरे से हो सकता है टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हुआ था, एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है हटा दी गई थी। पिछली बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार जो भी होगा अपडेट मैं बता दूंगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न में 2 पेपर होता है। अब 2 पेपर होगा आपका, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका, जो पार्ट ए है लैंग्वेज का, जिसके अंदर आपका एक हिंदी होगा और दूसरा जो है इंग्लिश होगा। ठीक है, इंग्लिश होगा। अब हिंदी जो है आपकी जो कितने की 75 मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पे हिंदी भी हो सकता है आपका, बांग्ला भी हो सकता है आपका और उर्दू भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। जो कि आपका 75 मार्क्स का, आप हिंदी से भर रहे हैं बांग्ला या उर्दू, ये 75 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है। और इधर जो है 25 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, 25 मार्क्स का आपकी जो है इंग्लिश आएगी। तो ये टोटल जो ए वाला जो है पार्ट, ये आपका 100 मार्क्स का आता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो याद रखिएगा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर जो है आपको पासिंग जो आपको कम से कम जो है इसमें 30% आपको लेकर आना है, मतलब 30 मार्क्स तो आपको लेकर आना ही आना है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें एक जनरल पेपर होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। अगर आपका जनरल पेपर है तो वो 40 मार्क्स का आएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो जो है आपका कितना होगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, ये टोटल जो है आपका 120 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे जो है अभी तक जो है पिछले बार के अकॉर्डिंग जो है मैं ये बता रही हूँ, और जो भी है आप लोगों को मैंने ये यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया कि जो आपका जनरल पेपर होगा 40 का होगा और सब्जेक्ट जो है 80 मार्क्स का। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लेवल है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेवल, अब आप 6 to 8 के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 to 8 ही आप लोग फॉलो करें। देखिए 6 to 8 तक आप लोगों को, 6 to 8 वालों के जो टीचर बनने जा रहे हैं, कम से कम आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पिछली बार का पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को ये
समझ में आ गया होगा। और 6 to 8 तक का पेपर है। याद रखिएगा एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक बुक होती है और एनसीईआरटी आप फॉलो जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी को जरूर बेसिक से पढ़िएगा, टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आप लोगों के लिए मैं जो सीटेट वालों के लिए एनसीईआरटी करा रही हूँ, तो टू दी पॉइंट्स में एक एक चीज़ जो है मैं टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए या आपको क्लासेस लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए। पूरे जो है एनसीईआरटी मैं कराऊंगी और एकदम टू दी पॉइंट्स में नोट्स दूंगी, जो कि टेलीग्राम पे दूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पूरा 6 to 8 की एनसीईआरटी मैं कराने वाली हूँ। और आगे जो है आपको, क्योंकि अभी तो मैं सीटेट को ध्यान में रखते हुए पूरा एनसीईआरटी जितना भी मतलब टू दी पॉइंट्स में जो जो एक एक चीज़ है वो पूरा मैं कवर करूँगी। लेकिन आप लोगों को जो है एनसीईआरटी 12th तक का पूरा पढ़ना है, प्लस ग्रेजुएशन आपको इंक्लूड करना है। लेकिन अपना पहले बेसिक आप क्लियर कीजिएगा। जो नोट्स चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, जो कि कोई कॉस्ट नहीं है, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, ये तो रही एनसीईआरटी की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या था, इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटेट में मार्क्स कितने होने चाहिए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज होते हैं सीटेट के मार्क्स को लेकर। अगर मैं बात करूं, अगर क्योंकि पेपर 2 चाहिए इसके लिए, पेपर 2 में आपके 90 मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, कितने 90 मार्क्स। अब इसके बाद जो है जो SC ST कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं, इनके लिए क्राइटेरिया जो है थोड़ा अलग है। लेकिन जो बिहार में है जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स रखा गया है। लेकिन अगर जनरल में फीमेल है तो उसके लिए जो है 82 मार्क्स रखा गया है। याद रखिएगा, जो मेल है 90 रखा गया है, लेकिन जो फीमेल है 82 जो बिहार की है उनके लिए। बाहर के अगर आप अदर स्टेट की हैं तो अदर स्टेट वालों को 90 ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है 75 मार्क्स जो है OBC वाले कैंडिडेट जो SC ST OBC हैं, तो ये जो है बिहार वाले कैंडिडेट के लिए। आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा अपना 90 मार्क्स जो है टारगेट करके चलिएगा। 90 मार्क्स जो है आपको लाना ही है, तो आप एक सेफ जोन में होंगे। तो आपको 90 मार्क्स रहेगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर बिहार के कैंडिडेट हैं तो 82 और रिजर्व कैटेगरी है तो 75 जो वुमेन्स हैं, मतलब जो महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए थोड़ी छूट है। और उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर क्लियर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर पसंद आई हो एंड कीप सपोर्ट। ऑल द बेस्ट।